Hello, good afternoon, everyone. Okay. Actually, this is the first time I'm doing YouTube Live. I had no idea how to do it, so just learned it a while ago and just trying to figure it out a bit more. सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me here. साथ बात करने का मौका मिल रहा है. Very thankful. I have seen a lot of questions, in fact, yesterday. So many of you had put your queries on Instagram and Facebook. So I have noted many of them down. मैंने बहुत सारे उनमें से जो है उनको note down किया है, and I'll try to answer some of those queries. Okay, so what I'm going to do is we'll have this session. In this session, what I'll try to do is initially for say 10-15 minutes, I'll try to tell you about my preparation strategy. मैं आपको अपनी जो मेरी strategy रही है उसके बारे में बताऊंगा और कौन कौन सी चीजें मुझे लगी कि मुझे जो जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है पहले in the first attempt उनको will try to sort them out. उनके बारे में आपको बताऊंगा जिनको मैंने overcome किया in my next attempt. I appeared the examination twice. Okay, but before we go on, I want to make a very important disclaimer. अगर आप देखेंगे जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, हर किसी का एक अलग अलग स्ट्रैटेजी रहा है. हर किसी ने अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल सिमिलर रहते हैं, बट काफी सब चीजें हैं जो थोड़ी डिफरेंट रहती है. तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. हमारा आइडिया आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने का यही है, या अपनी जो भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन करने का यही है कि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाएं उसमें हम आपको थोड़ा सा असिस्ट कर पाए. बट अल्टीमेटली व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज आपको खुद ही अपनी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से यू विल हैव टू फाइंड आउट विच स्ट्रैटेजी और विच आर द थिंग्स दैट सूट यू बेस्ट. हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो सबके लिए बहुत कॉमन होती है, जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. विल हैव टू टेक देम अप, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आगे जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से ओरिएंट करें. ओके, सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट विच आई वांट टू डिस्कस. सबसे मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी है. आप में से बहुत सारे जो है बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में होंगे, काफी सारे अभी स्कूल में होंगे, एंड यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ व्हाट टू डू. पर यहाँ पे अपनी कौन सा करियर या कौन सा ऑप्शन अपनी लाइफ में चूज करना, इसके लिए बहुत ध्यान से एक अपने आप से ना यू हैव अच्छा खासा टाइम दे के डिसाइड करना बहुत जरूरी है. ओके, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करें, इस चीज पे थोड़ा सा अपना ध्यान दें, अपना डिस्कशन करें अपने खुद के साथ, आसपास आपके लोगों के साथ, जिन लोगों को आप जानते हो, कि आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हो. एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज ओनली इफ यू थिंक यू आर कन्विंस दैट दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द करियर चॉइस दैट आई वांट टू मेक. ये मैं इसमें आगे करना चाहता हूँ. इट वुड बी अ वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. ये बड़ी दुखद चीज होगी अगर बाद में सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, या आपको ऐसा लगे कि मैं से प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकता था, मैं इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर सकता था, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था. तो हमारे साथ काफी सारे बैचमेट्स हैं, हमारे साथ काफी सीनियर्स भी हैं जिनसे आप बात करते हैं. बहुत सारे लोग उनमें से बहुत सेटिस्फाइड हैं, दे वेरी हैप्पी that they're in the service, but there is also a significant number of those officers who are not happy. उनको जो लगता है कि हमने शायद गलत डिसीजन किया. सो मेरी सबसे पहले आपसे यही एडवाइस होगी कि जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस पे थोड़ा सा ध्यान दें. इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि आप अगर वाकई में सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो देन दिस हैज टू बी योर बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू. आपने इससे अच्छा खासा सोचा हुआ होना चाहिए कि ये है जो मैं करना चाहूंगा. उससे
इस चीज से ये फायदा होगा कि आप एक मोटिवेटेड रहेंगे, आप प्रिपरेशन के दौरान जितने भी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे उनके साथ आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। लेकिन अगर ये सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करना सिर्फ इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपने किसी को देखा या माँ बाप ने इस पे इंसिस्ट किया या somebody told you, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से, probably this may not be that helpful. So this was the first part that I wanted to discuss. Uh, इसके बाद नेक्स्ट कम्स कि जब हम सिविल सर्विस या यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम। सबसे पहला जो है हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा, हाँ, तो किसी भी चीज को जब हम स्टार्ट करें उससे पहले ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अच्छे से उस जगह उस चीज को समझें। समझने से मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एग्जाम है, इस एग्जाम का एक बहुत अच्छा सिलेबस यूपीएससी दे देता है, बड़ा क्लैरिटी, बड़ा ल्यूसिड और एक इलाबोरेट सिलेबस होता है। प्री के लिए भी है, मेन एग्जामिनेशन के लिए है, इवन इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजों पे फोकस किया जाएगा, कौन कौन सी चीजों के साथ आपको टेस्ट किया जाएगा, कौन कौन सी चीजें पर्सनैलिटी में आपकी देखी जाएंगी, दैट इज ऑल्सो रिटन इन दैट सिलेबस। तो मेरे ख्याल से द फर्स्ट and very important thing in your preparation is number one, to understand the examination really well. And how do you understand that exam? आप एग्जाम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे। नंबर वन, जब आप जो एग्जाम का सिलेबस है इसमें एब्सोल्युटली क्लियर हो। अगर आप एग्जाम के सिलेबस में बिल्कुल आपके पास कोई डाउट नहीं हो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। अगर एक आदमी रात में, अगर आप अंधेरे में चलते हो तो हमें बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस ढूंढनी पड़ती है उस अंधेरे में चलने के लिए। लेकिन अगर हमारा रास्ता हमें, इफ इट इज इल्यूमिनेटेड, अगर वहां रोशनी है और हम देख पा रहे हैं हम कहाँ चल रहे हैं, तो हमारे लिए कोई किसी हिम्मत की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे चल सकते हैं उस रास्ते पे। तो बिकॉज बाय अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन इट ब्रिंग्स इन दैट क्लैरिटी। तो सिलेबस हम लोग बार बार, मेरे ख्याल से हर कोई इस चीज को दोहराता है, एवरीबडी रिपीट्स इट, इट बिकम सॉर्ट ऑफ ए क्लीशे, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप यूपीएससी के में जो सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को बहुत अच्छे से कई बार पढ़ें। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी जब अगर आप यूपीएससी सिलेबस पढ़ के इसको थोड़ा रफ में अपनी जो दिमाग में माइंड मैप बना के रखें कि हाँ, प्रीलिम्स में ये पोर्शन है, मेंस का अगर मैं सिलेबस देखूं, मेंस के पेपर 1 में ये टॉपिक्स है, मेंस के पेपर 2 में ये टॉपिक्स हैं, मेंस के जो पेपर 3 में ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं। इसी तरह से अगर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको स्टार्ट करने के टाइम ही पता चलना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट का पैटर्न क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ एक और चीज जो हमारे लिए बहुत हैंडी आती है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके सामने एक है ना, जीता जागती चीज होती है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको भी आप देख लें। एक ऑनलाइन आजकल हर कोई पेपर अवेलेबल होता है, तो उन पेपर्स को आप देख लें उनसे, क्योंकि इस एग्जाम में जनरल स्टडीज फॉर्म्स दी मेजर पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेन एग्जाम हम देखते हैं, मेन एग्जामिनेशन में हमारे लगभग 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं। तो 4 पेपर अगर आप जनरल स्टडीज के पिछले साल के देखेंगे या पिछले साल के देखेंगे, उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने ऑलरेडी सुनी हुई होती है, जो हमने स्कूल में, कॉलेज में, अखबार में कहीं ना कहीं हमारे नजरों से निकल चुकी होती है। हमें हो सकता है उसके बारे में इन डेप्थ ध्यान नहीं हो, याद नहीं हो, लेकिन एक फेमिलियरिटी होती है उन चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, से जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप समझते हैं दिस इज एक हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम आए दिन डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, डे टू डे लाइफ में फील करते हैं। इसी तरह इस पोर्शन में कोई टॉपिक था, मान लीजिए टॉपिक था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है बहुत डिटेल्स उसमें पता नहीं हो, लेकिन हमें वी आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो जब हम पेपर देखते हैं, पुराने पेपर्स, तो उन पुराने पेपर से वी ऑल्सो कम अक्रॉस ऑल दीज डिफरेंट क्वेश्चन जिनके बारे में हमें एक आइडिया होता है। इससे क्या होता है, हमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, अरे ये सब चीजें तो मैंने देखी हुई है, आई हैव ऑलरेडी सीन दीज थिंग्स, ये तो कोई अलग चीज नहीं है, कोई बहुत महान, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है।
तो हमारे प्रिपरेशन में ये कॉन्फिडेंस आना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये सेल्फ बिलीफ आना, ये बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन के लिए। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे क्या क्या करना है। नंबर 2, हम पुराने पेपर्स को भी अच्छे से देख लें, उनको अच्छे से गो थ्रू करें, देखें, उससे हमें ये सेंस ऑफ सेल्फ बिलीव भी आ जाएगा। ये पेपर उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, आई कैन डेफिनेटली डू गुड इन दिस। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इनफैक्ट, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने की बात करते हैं। नाउ हमने एग्जाम सिलेबस देखा, हमने पुराने पेपर्स भी देखे, अब हम लोग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे लिए जो सबसे पहले होता है मटेरियल, स्टडी मटेरियल, हम कहाँ से पढ़ाई शुरू करें। तो हमारे लिए बहुत आसान रहता है स्टार्ट करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स, जो मेरे ख्याल से 8 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स है, दे आर लार्जली सफिशिएंट। मेन पोर्शन है फंडामेंटल्स को वैसे अपने आप को अवेयर करने के लिए, दोज दे आर लार्जली सफिशिएंट। तो मेरे ख्याल से हमारे अगर जब बुक्स स्टार्ट करनी है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो हम सबसे पहले वी शुड ग्रैब एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम 8th to 12th, नंबर 1। एंड डेली न्यूज़पेपर, अगर आप अभी कॉलेज में हैं, आप सोच रहे हैं कि आप 5 साल बाद एग्जाम लिखें, अगर आप जॉब कर रहे हैं, सोच रहे हैं 2 साल बाद एग्जाम लिखें, अभी मेरे पास आपके पास पूरा टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, इफ यू वांट टू डू वन थिंग टू फॉर द प्रिपरेशन, आई थिंक दैट शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर। सो बेसिक जो चीज है वो न्यूज़पेपर अपन स्टार्ट कर सकते हैं रीड करना। जब आप रीडिंग के लिए, जो स्टार्टिंग के लिए, टू गिव वन सेल्फ अ पुश, one should start with NCERT books. You can read NCERT books for your history, for geography, for polity, economics. So इनकी जो NCERTs है 8th to 12th, इनफैक्ट सोशल इंडियन सोसाइटी की भी NCERT बुक्स आती है 8th to 12th, इनको आप सबसे पहले इनको ले लें, इनको मार्केट से ले लें, ऑनलाइन भी मिलती है, इनको डाउनलोड भी कर सकते हो आप, जिस फॉर्मेट में आपके लिए इजी हो जाता है, यू कैन डू दैट। सो दैट शुड बी वन थिंग। So that would be the basic study material for your preparation, that is NCERT books and newspaper. हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या हिंदू पढ़ते हैं, विच इज वेरी पॉपुलर अमंग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। दोनों में से जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगे, जो आपको लगे कि ये आप इजीली समझ पाते हैं, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, यू कैन यूज दैट न्यूज़पेपर, दैट वुड बी हेल्पफुल। देन वंस जब आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए एनसीईआरटी बुक्स में आपने एक बार आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ ली, उसके बाद यू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल वुड बी द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, जो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं हम, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, फ्रीडम स्ट्रगल और नॉर्मल लव, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में हम लोग जीसी लियोंग पढ़ते हैं साथ में, या इसी तरह से इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह मैंने पढ़ी थी, कुछ लोग मिश्रा एंड पुरी वगैरह पढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक है आर्ट एंड कल्चर, भी नाइस बुक। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की बुक है जो आप पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेवल में आफ्टर योर एनसीईआरटीज एंड डेली रूटीन ऑफ न्यूज़पेपर्स, यू कैन मूव ऑन टू दीज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। तो इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को अपने को पढ़ना है। नाउ हियर व्हाट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो स्टडी मटेरियल है ये बहुत कंसोलिडेटेड रहे। आजकल अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप किसी भी बुक स्टॉल पे जाएंगे, तो देयर इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड विच वंस टू रीड एंड विच नॉट टू रीड। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी सेम टॉपिक के लिए बहुत सारी किताबें खरीद के लाते हैं, बट बहुत सारी कई बार हम लोग किताबें खरीद के लाते हैं लेकिन उनको हम अच्छे से फिर पढ़ नहीं पाते हैं। सो दैट बिकम्स एन इशू। आई वुड सजेस्ट इसके लिए है कि हम 10 किताबें किसी टॉपिक के लिए पढ़ें। ये ज्यादा जरूरी है कि हम एक किताब को 10 बार पढ़ें। ये ठीक है, तो हमें किसी सेम टॉपिक के लिए अलग अलग बहुत ज्यादा सोर्सेज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट हम एक टॉपिक को किसी ना किसी सोर्स से पढ़ लें, दैट इज सफिशिएंट। फिर उसी को हमें बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, रिपीटेडली रिवाइज करना है, ताकि वो अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ पाए। अब अगर हम 10 किताबों से पढ़ेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स। ओके,
इसके साथ साथ एक और चीज जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि जिसमें हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप आर्ट एंड कल्चर आप कहीं से प्रिपरेशन करते हैं, राइट? सो आर्ट एंड कल्चर को प्रिपरेशन करने के लिए से यू आर रीडिंग द बुक नितिन सिंघानिया की, जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है उनकी बुक, आप मेन बुक आपने उसको पढ़ा है। फिर इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, या आपने कहीं क्लासेस ली हैं, कुछ क्लास नोट्स भी पढ़ रहे हैं आप, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग जगहों से भी आप आर्ट एंड कल्चर में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैंने इस बुक को, फॉर एग्जांपल नितिन सिंघानिया की बुक वाज माय बेसिक सोर्स, वाज माय प्राइम सोर्स फॉर आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो व्हाट आई वुड डू इज, मैंने इसके साथ साथ एक छोटी सी फाइल मेंटेन करके रखी थी, कुछ प्लेन शीट्स की, लूज शीट्स की, जिसमें अगर मैं आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिलता था, पढ़ता था, आई वुड राइट दैट डाउन इन दोज शीट, उस फाइल में, और इसके साथ बना के रखता था, इसके साथ क्लब करके रखता था। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एनसीईआरटी बुक से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नोट डाउन की, आई विल राइट देम ऑन सर्टेन पीसेस ऑफ पेपर, सर्टेन शीट्स ऑफ पेपर, और उसको इसके साथ में रख लेता था, इसी बुक के साथ रख लेता था। अगर मैंने कोई मैगजीन में कुछ इसके आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आया हुआ है, मैं उसको भी न्यूज़पेपर में, उसको भी जो है शीट्स पे लिख के इसी नितिन संघानिया की बुक के साथ जो मैंने सप्लीमेंट्री फाइल रखी है उसमें रखता था, उसमें पेस्ट करता था, उसमें नोट डाउन करके रखता था। सो इससे क्या हुआ कि मेरे पास हर सब्जेक्ट में एक कंसोलिडेटेड स्टडी मटेरियल था। सो आई हैड वन मेन बुक जिसको मैं जितनी बार चाहता उतनी बार रिवाइज कर सकता था, प्लस जो मैंने कहीं दूसरी और बुक से, दूसरी और सोर्स से, जो भी मैंने उस टॉपिक्स पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसमें मैंने नोट्स बना के रखे हैं। तो वो नोट्स में मैंने इस छोटी फाइल में, इस छोटी नोटबुक में नोट डाउन किए हुए हैं। सो हाउ इट हेल्प मी कि जब भी मुझे रिवाइज करना था, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उस टाइम पे आई डिड नॉट हैव टू रीड ऑल दो सोर्सेज वंस अगेन, मुझे सभी किताबें फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। ओके, सो somebody is saying please repeat, rotate your phone. Okay, I'm not sure how that will come, but I'll just try. Just give me a minute. Let's see a second. I think that would be a little difficult, but I'll still. Uh, I'm trying, but maybe a little difficult this time. So let's try it this way only. Yeah. So what I was talking about कि जब हमने हमारी जो बुक्स है, जो मेन सोर्स हमने रखा है, एक तो मेन सोर्स रखें, इसके साथ साथ एक सप्लीमेंट्री नोटबुक बनाएं या एक सप्लीमेंट्री फाइल रखें हर सब्जेक्ट में, जिसमें आप जो भी अलग अलग सोर्सेज से आप लोग जो चीजें इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसमें आप नोट डाउन कर पाए। बिकॉज वंस इसके साथ साथ जो आपकी बाकी जो आपने फाइल बना रखी है उसको भी आपने, जो भी उसमें चीजें आपने नोट डाउन की हुई है, यू कैन रिवाइज दैट एज वेल। सो इट वुड सफाइस, दैट वुड सफाइस। सो देन देर इज वन मोर पोर्शन कि अब हम जब ये तो मटेरियल की बात हुई, अब हम पढ़ाई में हाउ डू वी गो अबाउट, कैसे पढ़ें। तो स्टैटिक पोर्शन में द आइडिया इज दिस, नंबर वन, आपके पास मटेरियल आया, उस मटेरियल को आप जो है कंसोलिडेट करें। ट्राई टू अवॉइड क्लटर, बहुत ज्यादा मटेरियल लाके उसको जंबल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट की वन मेन सोर्स, इसके साथ साथ एक नोट्स या एक सप्लीमेंट्री अपनी फाइल रखें जिसमें आप अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे, दैट वुड हेल्प यू इन रिविजन ऑल्सो। और इसका जो स्टैटिक पोर्शन के लिए भी द फंडामेंटल इज दिस, यू हैव टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स। नंबर 1, रीड, सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। नंबर 2 इज रिवाइज। नंबर 3 इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। तो मेरे ख्याल से जब तक हम हमारी किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन कंप्लीट तब तक नहीं है जब तक हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी साथ साथ में नहीं कर लें। हम लोग अक्सर ये गलती कर लेते हैं कि हम बुक उठा लेते हैं, चैप्टर
पढ़ा लेते हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर जल्दी जल्दी में चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद बुक छोड़ ली, नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी हो जाती है, कि जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमने वो हम भूल जाते हैं। इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, या आपके जो ओल्ड 10 ईयर बुकलेट है, या जो क्वेश्चन बैंक्स आजकल मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं, उससे उसका आप हेल्प ले सकते हैं, कि जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन, बोथ प्रीलिम्स रिलेटेड ऑल्सो, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको भी करें, और इसके साथ साथ जो आपके मेंस के क्वेश्चन है उनको भी आप अटेम्प्ट करेंगे। मेंस के आंसर्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसी के साथ साथ एज आई टोल्ड यू कि हमारे जो एग्जाम का जो सिलेबस है, इसमें दो पोर्शन, एक तो स्टैटिक पोर्शन है, दूसरा हमारा करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स समहाउ फॉर्म्स दी हार्ट एंड सोल ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी प्री में भी काफी सारा पोर्शन करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड होता है, करंट अफेयर्स से डायरेक्टली बेस्ड भी होता है। इसी तरह से मेन एग्जामिनेशन में भी काफी ज्यादा, अगर आप पेपर 1 का एक ऑलमोस्ट 40% पोर्शन, पेपर 2 तो एंटायरली, पेपर 3 2 एंड 3 एंटायरली ऑलमोस्ट 80% करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं। तो इसी तरह से जब आप इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू में भी करंट अफेयर समहाउ फॉर्म्स योर होल इंटरव्यू। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स में ही कोई चीज पूछे, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम करंट अफेयर्स पे अच्छे से ध्यान दें, राइट। सो करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या करें? सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू, न्यूज़पेपर आई थिंक फॉर्म्स द मोस्ट इसेंशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर 1। नंबर सेकंड इज, न्यूज़पेपर में एज आई टोल्ड यू, यू कैन रीड आइदर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, बोथ आर वेरी गुड न्यूज़पेपर। जो आपको इसमें से इजी टू अंडरस्टैंड लगे वो आप, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड लगे वो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से इसके साथ साथ यू ऑल्सो टेक 1 मैगजीन, कोई भी एक मंथली मैगजीन, 2 3 4 करने की जरूरत नहीं है। बाय मैगजीन आई मीन, जैसे फॉर एग्जांपल दृष्टि मैगजीन इज डिसेंटली गुड, प्रतियोगिता दर्पण है, इवन क्रॉनिकल है, ये भी तीनों मैगजीन, इनमें से कोई सी भी एक मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ, या अगर आप मैगजीन नहीं पढ़ रहे, आप दिल्ली में या कहीं और ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, तो जो आपको कोचिंग का मंथली जो करंट अफेयर्स होगा वो आप पढ़ें इसमें साथ में। बट आप सभी मैगजीनें नहीं खरीदें, दिस इज, ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप सबके साथ। मैंने भी ये बहुत गलती करी कई बार, कि सब चीजें ले 10-10 मैगजीन, 5-5 मैगजीन लेके आए, फिर महीने में वो एक मैगजीन भी नहीं पढ़ पाए उसमें। तो इसलिए इट इज बेटर कि आप एक मैगजीन इनमें से ले आए, चाहे दृष्टि हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे क्रॉनिकल हो, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन, अगर आप कोचिंग में है या आपके पास अवेलेबल है, जो मंथली होगी, उस एक मैगजीन को लेके आना है। उसको हर जब महीने में जो है मंथली लेना है, यू हैव टू रीड इट 2-3 टाइम्स, ओके। फिर उसी मैगजीन को नेक्स्ट महीने में भी सेम मैगजीन को कंटिन्यू करना है, कि एक साल में 12 मंथली मैगजीन, सेम मैगजीन के आपके पास सेट होने चाहिए, पूरा 12, और उसको कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसके योजना एक गवर्नमेंट मैगजीन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है योजना मैगजीन, यू कैन रीड, बट योजना इज अ मैगजीन, लेकिन इसमें क्या है, थीम बेस्ड मैगजीन होती है। इसमें हर साल, हर जो मंथ में वो कोई थीम उठाते हैं, उस थीम पे कई सारे जो है आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, बट इट डज नॉट कवर मेनी अदर थिंग्स। ये एक टॉपिक को एट मैक्स कवर कर पाता है, तो वो आप कर सकते हैं। कुछ लोग पीआईबी रिपोर्ट पढ़ते हैं, बट आई थिंक दे आर टाइम कंज्यूमिंग, पीआईबी रिपोर्ट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो आई थिंक अगर आप कोई दूसरी मैगजीन, इससे पीआईबी से जब जब आपको कोई रिक्वायरमेंट लगती है, कि फॉर एग्जांपल आपने मैगजीन या न्यूज़पेपर में कोई चीज पढ़ी, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन गो थ्रू दी जो पीआईबी की वेबसाइट है, उसमें सर्च कर सकते हैं आप। बट डेली यू कैन, आई थिंक इट्स अप टू यू, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप रख भी सकते हैं, बट मुझे पर्सनली उतना ज्यादा वो यूजफुल नहीं लगा। अब इसके बरक्स एक और चीज आप कर सकते हैं, कि पीआईबी के कई सारे ऑनलाइन, कई सारे पोर्टल्स पे छोटे छोटे स्नैपशॉट्स आते हैं, तो यू कैन रीड दैट वुड सफाइस। बट अदरवाइज रीडिंग डेली न्यूज़पेपर प्लस 1 मंथली न्यूज़पेपर, वन मंथली मैगजीन, दैट शुड सफाइस।
उससे आपका बड़ा अच्छा रहेगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ इसी तरह से हमारे पास साल में कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो बजट डॉक्यूमेंट आता है, बजट डॉक्यूमेंट अगेन इट्स हमारी जो देश में साल भर का सबसे बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहता है बजट। अगले साल में जो हमारी जो इकोनॉमी में हमारी फाइनेंसेस कैसे हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हम करेंगे। तो बजट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें अच्छे से पढ़ना है। अब बजट में हम लोग क्या पढ़ें? अगर आप बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो बजट डॉक्यूमेंट इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स और बहुत मोटा सा डॉक्यूमेंट होता है। सो बजट को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप जब भी बजट प्रेजेंट हो तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, तो उस बजट स्पीच की कॉपी इजीली ऑनलाइन भी मिल जाती है, उसी दिन अवेलेबल होती है। उस बजट स्पीच को आप अच्छे से पढ़ें, यू कैन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट, इस बजट स्पीच का, तो वो उसको अपने पास रखें, बजट स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ें, नंबर वन। नंबर सेकेंड इज नेक्स्ट डे जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हिंदू न्यूज़पेपर में बजट के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी, उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और उनके नोट्स बनाने हैं। इसी के साथ साथ जब बजट नेक्स्ट डे का आप एक इकोनॉमी रिलेटेड, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड, इन दोनों में से भी एक न्यूज़पेपर साथ पढ़ सकते हैं आप। सो अपने बजट स्पीच प्लस जो आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस नेक्स्ट डे का, प्लस एडिशनल आप बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स अगले दिन का ले लें। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बजट रिलेटेड होती हैं उसका अच्छा डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में चाहे वो जो है एक्सपेंडिचर साइड की बात हो, चाहे वो जो हमारे रिसीट्स की बात हो कि कहाँ कहाँ से जो है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दैट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग, कितना रेवेन्यू में कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ ये एक्सपेंसेस होंगी, कौन सी मिनिस्ट्रीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स नए स्टार्ट किए गए हैं, बजट एलोकेशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कितना है, हेल्थ में कितना किया है, एजुकेशन में कितना किया गया है, डिफेंस में कितना स्पेंडिंग है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, हमारा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ग्रोथ का एस्टिमेशन क्या दिया हुआ है, किस हिसाब से क्या गवर्नमेंट व्हाट इज क्या एक्सपेक्टेशन है, किस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसी तरह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के लिए क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। सो ऑल दीज फंडामेंटल्स आर इन दैट बजट, और ये सब इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट डे की उस इकोनॉमी न्यूज़पेपर में भी मिलेगा, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो या इकोनॉमिक टाइम्स हो, और जो आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके लिए भी आपके पास वो इंफॉर्मेशन रहेगा। सो एक तो रहा बजट डॉक्यूमेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू शुड, इसको हमें अच्छे से बजट को तैयार करना है। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैंने जब भी बजट आता था, बजट के बाद मैं सेम चीज बजट जो है जो स्पीच है वो पढ़ी, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए। मैं 10 पेज का बजट के नोट्स बनाता था लूज शीट्स पे, 10 पेजेस, 10 पेजेस वर सफिशिएंट, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चाहे स्कीम्स है, चाहे बेसिक फंडामेंटल्स है, उन सब चीजों को रखता था, और देन आई वुड रिवाइज देम लेटर। मैं वो न्यूज़पेपर वापस फिर से पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, नंबर वन। इसी तरह से इकोनॉमी रिलेटेड हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे को भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखेंगे बहुत ही मोटा बजट डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए दो तरीके हैं इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के, प्रिपरेशन करने के लिए। एक तरीका ये है कि हर बार जब भी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होती है उसके बाद कई सारे पोर्टल, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका एक समरी बना देते हैं 10-12 पेज का, तो या तो आप वो 10-12 पेज की समरी लेके उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे आती है ये दो पार्ट्स में आती है लेटली, पिछले 4-5 साल से, 3-4 साल से इनफैक्ट दो पार्ट्स में आती है, दिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 इज मोस्टली डिस्कशन बेस्ड, उसमें अलग अलग जो हमारी सेक्टर्स है, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है, हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी जो सोशल सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इसी तरह से जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, हमारा एक्सपोर्ट कैसा है, उस सब के बारे में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। उन चैप्टर्स में डिस्कशन होता है कि ये चैलेंजेस है, ये इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन है, ये उन उस फर्स्ट पार्ट में दिया होता है।
इसके साथ में जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट इज मोस्टली अबाउट स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इट्स मोस्टली अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये इसमें जैसे अगर इंडस्ट्री वाला सेक्टर आप देखेंगे उसमें कई सारे फिगर्स मिलेंगे आपको कि सब सेक्टर इंडस्ट्री में कौन कितना कैसे ग्रो कर रहा है। ये एग्रीकल्चर के बारे में होगा कि ये वाला सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, ये प्रोडक्शन कितना निकला है, इस पर्टिकुलर क्रॉप की कितनी ग्रोथ हुई है, वो सब चीजें उसमें डिटेल्ड डेटा दिया हुआ होता है। मेरे ख्याल से हमारे लिए सेकंड पार्ट में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज्यादा डिटेल में दिए होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इंस्टेड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट वी कैन डू इज, जो बजट जो इकोनॉमिक सर्वे के दो पार्ट हैं, पहले पार्ट को आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इट थॉरोली। उससे आपको बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा कंटेंट आपको एसेज के लिए भी मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट आपको जो है इकोनॉमी पोर्शन के लिए भी मिलेगा, एग्जाम के बहुत सारा पोर्शन आपके जनरल नॉलेज के लिए भी मिलेगा। तो पार्ट वन यू कैन रीड वेल, पार्ट पूरी तरह से वन तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मेक नोट्स आउट ऑफ इट ऑल्सो, कई सारे डिस्कशन होते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि पार्ट वन से जो डिस्कशन पार्ट वन में थे वो क्वेश्चन सीबीएसई में मेन एग्जाम में आए हैं, दैट हैज ऑल्सो हैपेंड। पार्ट टू यू नीड नॉट रीड एंटायरली, व्हाट यू कैन डू इज जो पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर है समरी, उसमें एक इंट्रोडक्शन भी होता है और एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसमें जो इंपॉर्टेंट कोई फिगर होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, दैट यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दैट फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट टू। बट पार्ट वन यू कैन गो थ्रू पार्ट वन, इसमें आप it will take a little time but you can read that, उसमें there's nothing wrong in that. So that is about say current affairs. So current affairs mein I'll repeat it again, you will read daily newspaper, then one monthly magazine, और जब भी कोई important जो current affairs related चीज आती है, for example budget, for example economic survey, you will also read that, उसके आप notes बनाएंगे। अब एक current affairs के लिए जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो डेली न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक हम लोग न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाएंगे। अब न्यूज़पेपर के जो नोट्स बनाए हैं ये बहुत जरूरी है। अब न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाए, आई वुड सजेस्ट देयर आर टू वेज ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आप मेकिंग नोट्स। वन वे इज आप ऐसा कर सकते हैं, आप नोटबुक में बना सकते हैं, डेली आपने नोटबुक न्यूज़पेपर के लिए रखी है और आप उसमें डेली नोट्स बनाते हो, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट डाउन करेंगे। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल मेक नोट्स इन अ नोटबुक जो भी न्यूज़पेपर में बनाने होते हैं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू यूज लूज शीट, जैसे ये लूज शीट है, तो मैं इन्हीं लूज शीट पे नोट्स बनाता था। एंड आई डिड नॉट मेक नोट्स डेट वाइज, मैं डेट वाइज नोट्स नहीं बनाता था, मैं टॉपिक वाइज नोट्स बना देता था। So what do I mean by topic wise making notes? For example, से मैंने A4 शीट्स का एक अच्छा खासा रिंग लिया था, एंड मैंने 4-5 फाइल फोल्डर कवर्स जो रहती है उनको लिया था। मैंने एक फोल्डर रखा था फॉर इकोनॉमी, एक फोल्डर रखा था फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एक फोल्डर रखा था मैंने फॉर नेशनल इश्यूज, एक फोल्डर रखा था मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, राइट, से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट्स यूएस, ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन न्यूज, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अगले दिन तो हमें पता चलता है कि इंडिया और यूएस के बीच में ये कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, हमें ये पता चला है कि इंडिया और यूएस के बीच में ये वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। सो ऑल दोज थिंग्स वुड बी इन द न्यूज़पेपर। सो मैं क्या करता था, ऊपर इंडिया यूएस रिलेशंस टॉपिक देके प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू यूएस, देन आई वुड नोट डाउन इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या हुआ इस बारे में बहुत सारा डिस्कशन आता है एग्जाम इसमें न्यूज़पेपर में। इनफैक्ट उनके प्राइम मिनिस्टर की विजिट से पहले भी न्यूज़पेपर में आता है व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस विजिट, वो भी आ जाता है। इसी तरह से इसमें थोड़ा बैकग्राउंड भी कई बार आता है, एडिटोरियल में बैकग्राउंड आता है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई लेवल मीटिंग, सो इसलिए वो चीजें भी आती है। सो आई से फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूएस, सो आई नोटेड डाउन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें हुई, sheet on a sheet of paper, say on this side and this side I wrote about India and US, what all happened, what all agreements were signed,
if there was some analysis about something which had happened in the past, I put it down here. तो मैंने इस पेज पे लिख लिया. Then I placed it in my file. Say next time after 1 month or after 15 days, somebody from US comes to India. US से कोई इंडिया आया, फिर से कई सारे एग्रीमेंट साइन हो गए, कई सारी चीजें और न्यूज़पेपर में आ गई. तो मैंने वो चीजें वो नोट डाउन फिर से एक और पेज पे कर ली, राइट. फिर जो मैंने पहले 1 महीने पहले जहां पे मैंने रखा था, फाइल में रखा था, उसके नेक्स्ट में इस पेज को रख लेता था. सिमिलरली फॉर एग्जांपल से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस है, तो सिमिलरली कुछ न्यूज में आ गया, मैंने इंडिया बांग्लादेश न्यूज पेपर जो है उस जो भी उस दिन हुआ, उस टाइम पे हुआ, नोट डाउन किया, उसको फाइल में रखा. आफ्टर 15-20 डेज जब भी न्यूज़पेपर में इंडिया बांग्लादेश रिलेटेड कुछ आया, मैंने फिर से उनको नोट डाउन एक और शीट पे किया और उसको पहले वाले शीट के बगल में रखा. सो इससे क्या हुआ कि जब मैंने 6 महीने न्यूज़पेपर पढ़े थे, तो 6 महीने में मेरे पास ऑलमोस्ट हर टॉपिक में 4-4, 5-5 पेज प्रिपेयर हुए थे जो एक ही जगह कंसोलिडेटेड थे. फॉर एग्जाम्पल जब भी मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस रिवाइज करना था, तो मैं सीधे इंटरनेशनल रिलेशंस की फाइल ओपन करता था. उसमें जो इंडिया यूएस टॉपिक मैंने पेजेस रखे थे, आई वुड जस्ट गो थ्रू दोज टॉपिक्स इजीली. इसके कंपैरिजन में मान लीजिए अगर आपने नोटबुक में ऐसी कोई बुक, दिस इज अ बुक, बट फॉर एग्जांपल अगर आपने नोटबुक में किया है, so you have written something on page 1, say about India US, you have written on page 1. फिर you kept on making notes and filling the pages, so something about India US would be now again on page 50. तो अगर आपको इंडिया यूएस रिलेशंस में जो अपने नोट्स बनाने हैं उनको रिवाइज किया है, तो आपको पूरी नोटबुक रिवाइज करनी पड़ेगी अगर आपने नॉर्मल रेगुलर नोटबुक में बनाए. इसके कंपैरिजन में अगर आप नोट्स जो है शीट्स पे बनाते हैं और उन शीट्स को क्लब करते हैं टुगेदर, तो आपको वही चीजें, वही 4 शीट्स पर्टिकुलर चीज को रिवाइज कर सकते हैं. दैट यू कैन डू. सो दैट इज एज फार एज द नोट्स आर कंसर्न. So these were, I guess, few things which I wanted to talk to you, discuss with you about. So I'll just try to sum them up. Uske baad I'll take some of your questions and we can have a little discussion on that. So the first thing is, when you start your preparation, okay, spend time thinking about why you want to do this, why you want to prepare. इसी में क्यों आना चाह रहे हो आप, कोई दूसरा क्यों नहीं. अगर आपको कोई दूसरे में लगता है आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो you can do that, है ना. तो फर्स्ट थिंग इज, ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ वेल, ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ वेल कि आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू दैट. यू आर मच motivated and convinced that this is what you want to do. So this would be the good way to start. So that this was point number 1. Point number 2 is कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एग्जाम को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करें. इसके लिए आप जो है न्यूज पे जो एग्जाम का सिलेबस है, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें, पुराने पेपर्स से गो थ्रू करें. यू कैन ऑल्सो सी सम वीडियोज, देयर आर मेनी ऑफ देम ऑन यूट्यूब, एंड उसमें भी कई सारे लोग आपको ऐसे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द एग्जामिनेशन, वो आप देख सकते हैं. दे मे बी हेल्पफुल. सो दैट वाज नंबर 2. नंबर 3 इज, जब आप जो है स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा हैफेजर्ड वे में नहीं लाना है. स्टडी मटेरियल देखो कंसोलिडेटेड रखना है. इंपॉर्टेंट बुक्स, मेन बुक्स को मेन सोर्स बनाना है. फिर उसके साथ साथ आप एक एडिशनल नोटबुक या एडिशनल फाइल हर सब्जेक्ट में रख सकते हैं, जिसमें आप ग्रेजुअली और इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे. सो दैट कैन बी वन गुड वे टू डू इट. Third is newspapers and current magazine is extremely important. Current affairs बहुत ज़्यादा important है, तो न्यूज अपने करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है. जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, उनसे डेली जो है रेगुलरली आप नोट्स बनाते रहें. नोट्स आप जो है चाहें तो ब्लैंक शीट पे बनाएं. आई हैव फाउंड देम रियली यूजफुल. देन एज दे से है ना, प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज हेल्प नहीं करेगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जामिनेशन वेल. आप जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आप प्री के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करें. आप मेन एग्जामिनेशन के लिए अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस करें. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाए, तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. पर्सनली व्हाट आई डिड वाज कि जब टेस्ट लिखते हैं
सो टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर्स खूब सारे मार्केट में आते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। मैंने जब पहला टेस्ट लिखा तो आई कुड राइट ओनली 14 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मेरे से वैसे ही छूट गए टेस्ट में। बट धीरे धीरे when you keep on writing those test papers, जब आप वो मॉडल टेस्ट खुद बैठ के सॉल्व करें 3 घंटे में, या कहीं पे किसी में बैठ के आप पेपर लिखें, इससे आपको जो एग्जाम एनवायरनमेंट में आप अपने आप को डाल पाओगे। नंबर वन, इससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इससे ये समझ पाओगे कि मुझे आंसर कैसे लिखना है। इससे नंबर टू, आप टाइम मैनेज कर पाओगे कि मैं 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अगर है तो 20 क्वेश्चन कैसे कंप्लीटली अच्छे से लिख पाऊं। अगर 25 क्वेश्चन है तो वो 25 के 25 क्वेश्चन कैसे अच्छे से लिख पाऊं, राइट। चौथा क्या होता है कि हमारे जो कंटेंट है, हमारी कंटेंट में भी एक रिफॉर्मेशन आता है, कंटेंट में भी खूब सारा इंप्रूवमेंट आता है। जब हम पढ़ते हैं कुछ चीज, फिर अब उस चीज को लिख पाते हैं कहीं चीज पे, एक नेचुरली रिवीजन भी होता है, जो मेरे ख्याल से मेरी प्रिपरेशन में देयर हैज बीन अमेजिंग कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर्स। सो टेस्ट पेपर्स को आप बहुत ज्यादा जो है उन पे फोकस करें एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज यू कैन। सो आई थिंक दैट वर द मेन पॉइंट्स, एंड अल्टीमेटली दिस इज, इस सब चीज को एक प्रिपरेशन की तरह ही ले। सिविल सर्विसेज इज जस्ट लाइक वन ऑफ द वेज वर्किंग, वन ऑफ द वेज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। देयर आर मेनी अदर वेज। आपको कोई दूसरे ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो कोई बहुत ज्यादा आफत नहीं आएगी, इसलिए अपने आप को यू नो यू हैव टू कीप योर सेल्फ एट ईज। अपने आप को अनड्यू बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना है कि मेरा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। तो बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। इसे भी अच्छा काम करने के बहुत और भी तरीके हैं। तो अपने आप को ये बिल्कुल माइंड में एक क्लैरिटी रखनी है कि मेरे सामने एक ऑप्शन है कि मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी कर पाऊं। मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, मैं बिल्कुल फोकस होकर तैयारी करूंगा। फिर बाद में रिजल्ट जो है ऊपर वाले के हाथ में होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है तो देन वी विल सी, देयर मे बी सम अदर ऑप्शन दैट वी कैन डू। अपने आप को बिल्कुल इस फेयर में नहीं रहना है। कई बार हम लोग को ये डर रहता है कि पता नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मुझे एकदम पीपल विल थिंक आई एम यूजलेस, विच इज नेवर द केस। ऐसी कोई बात नहीं है। काफी कई बार ऐसा होता है, इसमें लक फैक्टर कई बार प्लेन करता है कि कई किस्मत से वो चीजें एग्जाम में आ गई जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। कई बार ऐसा इंटरव्यू में आपसे वही पूछा जो आपने तैयार करके गए थे। या कई बार ऐसा हो सकता है आपने जो चीज छोड़ा था, जो चीज आपने देखा नहीं था, उसी में से आया, बाकी 90%, 99% यू मे हैव रेड। सो दैट दोज पोर्शंस आर ऑलवेज देयर। सो इसलिए वो उन चीजों की चिंता नहीं करनी है, राइट। So these were some things which I wanted to talk to you about. Now I'll take some of the questions here. So let's see. Okay. So somebody has asked, आपका ऑप्शनल कौन सा था और कौन सी बुक यूज की? मेरा ऑप्शनल फिलोसफी था, और फिलोसफी के लिए मैंने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, पतंजलि और मित्रा। उनके स्टडी मटेरियल पढ़ा था, उनका लिया था स्टडी मटेरियल प्रिंटेड। दैट वाज वेरी यूजफुल। प्लस आई रेड 3 बुक्स। वन वाज दाता एंड चैटर्जी फॉर इंडियन फिलोसफी, अनदर वाज वाई मसी फॉर वेस्टर्न फिलोसफी। उसमें से बहुत पूरी नहीं पढ़ी मैंने, जो जो सिलेक्टेड पोर्शन था वो मैंने पढ़ा। देन देयर वाज सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी बाय ओपी गौबा। दैट इज व्हाट आई डिड। सो दैट वाज माय ऑप्शनल। नाउ हियर ऑप्शनल के लिए भी ये बहुत जरूरी है, ऑप्शनल कौन सा डिसाइड करें, इस पे अच्छे से हेस्ट में नहीं करें। व्हाट हैपेंड विथ मी, आई विल टेल यू माय स्टोरी अबाउट इट। मैंने ऑप्शनल लिया था फिलोसफी। आई रोट माय एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014 एंड नेक्स्ट टाइम इन 2015। सो आई वाज इन कॉलेज जब हम लोग पहली बार, व्हेन आई रोट माय प्री एग्जामिनेशन, ऑप्शनल फिलोसफी लिया था। आई कुड नॉट रीड इट वेल। मुझे somebody had suggested इसका सिलेबस छोटा है, so you take it that way, and I also took it because of, I think that was one major reason. But जब हमने पढ़ाई शुरू की, then I thought इसमें एक एक टॉपिक में इतना ज्यादा एफर्ट लग रहा था जितना दूसरे किसी सब्जेक्ट में 2-2 टॉपिक्स में लग रहा था। So in the end it turned out it was probably not the right decision at that point of time. तो फिर जब एग्जाम रिजल्ट आया फॉर द फर्स्ट टाइम, आई गॉट 571 रैंक, and I had very good score in all my 4 GS papers and 1 essay paper.
I had very good score in interview also, but I had very low score in my optional paper. Probably जो सिलेक्ट हुए थे उस साल, शायद मेरे उनमें से जो ऑप्शनल में बहुत सबसे कम नंबर थे. तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ऑप्शनल चूज करेंगे, ऑप्शनल को चूज करने के लिए आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें. टाइम कैसे स्पेंड करना है? टाइम स्पेंड, आप जो जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ग्रेजुएशन की है उस सब्जेक्ट में, सबसे पहले ये देखें कि आप उस सब्जेक्ट को एज ऑप्शनल ले सकते हैं कि नहीं. अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं और वहां आपके बहुत अच्छा आप स्कोर कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से इट इज बेस्ट दैट आप वही सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा है. अगर वो नहीं है, फिर ये नैरो डाउन करें कि मैं कौन से ऑप्शनल चूज करूंगा. क्या मैं साइंसेज में कुछ लेना चाह रहा हूँ या मैं कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स लेना चाह रहा हूँ. सो 3-4 पे आप नैरो डाउन करें. फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमैनिटीज में से हिस्ट्री आप लेना चाह रहे हैं, आप सोशियोलॉजी लेना चाह रहे हैं, फिलोसफी लेना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी लेना चाह रहे हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स पे आपने नैरो डाउन किया है. फिर इन 4 सब्जेक्ट्स का आप एक बार सिलेबस अच्छे से देख लें, पुराने पेपर्स अच्छे से एक्सप्लोर करें, उसमें कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं, क्या कितना कंफर्टेबल आपको लगता है. इसी तरह से एक एक चैप्टर, एक आधा चैप्टर इन सब्जेक्ट्स के पढ़ लें, कोई भी टिपिकल सा सब्जेक्ट. जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे, जब वो आप एक बार पढ़ रहे हो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको सबसे कंफर्टेबल और सबसे इजी ऑप्शनल कौन सा लगता है, उसी सब्जेक्ट को लेना है. राइट, इसलिए नहीं लेना है. कुछ लोग कहते हैं मैं पबैड इसलिए लेता हूँ क्योंकि आगे मुझे सर्विस में काम आएगा. इट्स नॉट ट्रू. एवरी सब्जेक्ट इज हेल्पफुल. इसलिए भी नहीं लेना है कि कोई किसी ने टॉप किया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सो इट मस्ट बी वेरी हाई स्कोरिंग. नो, यू शुड टेक दैट सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल हो, जो आपको सबसे इजी लगे. क्योंकि अगर आपको इजी लगे तो आपको उसमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आप उसको इन डेप्थ पढ़ पाएंगे. ऑप्शनल हमें इन डेप्थ में पढ़ना होता है. जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, शैलोली पढ़ते हैं, बट जो ऑप्शनल है इसको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना पड़ता है. इसलिए अगर आप जो है ऑप्शनल चूज करने से पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे इस पे कि कौन सा मुझे अच्छा लगता है, कौन सा मुझे इजी लगता है, देन लाइफ वुड बी लॉट इजियर लेटर ऑन. ओके, सो किसी का क्वेश्चन है, सर आई एम इन क्लास 12th, मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं? यू आर इन क्लास 12th, आपके पास मेरे ख्याल से जो चीजें आप अभी पढ़ रहे हो क्लास 12th की, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ये चीजें आपको डायरेक्टली एग्जाम में बहुत काम आएंगी. तो रादर देन आप बिल्कुल रूटीनली पढ़ें और 3 साल बाद वापस जाके यही एनसीईआरटीज आप फिर से पढ़ेंगे, इससे अच्छा ये रहेगा कि आप अभी से इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, उस सीरियसनेस के साथ पढ़ें. और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार एग्जाम सिलेबस देख लें, पुराने पेपर भी देख लें. फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में देखें मैं कौन कौन सी चीजें पढ़ रहा हूं जो एग्जाम में भी हैं, उनको आप साथ साथ तैयार कर सकते हैं. और एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो कि किसी भी, अगर आप 5 साल बाद एग्जाम लिखना चाह रहे हैं, द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ इज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर डेली. इसको आप अपनी हैबिट में डाल दें. अगर आप 5 साल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इमेजिन रेगुलरली पढ़ते हैं, 5 साल बाद आपको कितना होल्ड होगा करंट अफेयर्स पे, कितना सारा नॉलेज बेस आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से आ गया होगा. तो मेक इट अ हैबिट. दूसरा, somebody has written, okay, I am in college and how do I prepare? Okay, so if you are in college, again lot of things should be common to you, but कुछ चीजों पे मैं थोड़ा सा एम्फेसिस करना चाहूंगा. एक तो अपनी रेगुलर जो आप कॉलेज स्टडीज हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल साइंस में हैं या आप आर्ट्स पढ़ते हैं, तो रेगुलर स्टडीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप डेली अपनी जो रेगुलर स्टडीज को इग्नोर करते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे. कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके कॉलेज, आपके में एग्जाम आएगा, फिर उस टाइम पे आप यूपीएससी की बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाओगे. इसलिए नंबर 1, आप अपनी जो रेगुलर स्टडीज है इनको बहुत अच्छे से पढ़ पाए. आप क्लास में जब आप जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो क्लास में अपना जो क्लास का काम है उसको वहीं पे निपटाएं, उसको वहीं बेस्ट अच्छे से पढ़ पाए, ताकि जब आप घर वापस आए शाम को, तब आप यू कैन फोकस ऑन यूपीएससी की जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं. और यूपीएससी एग्जाम के लिए भी देयर इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी. इसमें अगर आप हर दिन 4 घंटे निकाल पाते हैं अपनी रेगुलर शेड्यूल से, तो ये 4 घंटे मेंटेन करके रखना है. ऐसा नहीं हो कि एक दिन आप 18 घंटे पढ़ते हो, फिर 3 दिन तक आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो.
तो यू हैव टू मेंटेन दैट कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। तो अगर आप कॉलेज में हैं या आप काम करते हैं या वर्किंग एवरी डे, तो आप एक सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं अपने लिए, यूपीएस डेली, अपने डे टू डे जो टाइम है आपका, उसमें से 3-4 घंटे निकाल लें आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऐसा जॉब है जिसमें शाम को आपका वापस आने को कोई अता पता नहीं होता है, तो आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें और मॉर्निंग में 2-3 घंटे इसके लिए निकालें। या इसी तरह से अगर आपका ऐसा जॉब है कि शाम को यू हैव फिक्स आवर्स हैं, आप शाम 5 बजे वापस आ जाते हैं, तो आप इवनिंग में रख सकते हैं। इसी तरह से अगर सैटरडे संडेज आपके ऑफ है, सैटरडे संडे को आप बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर सेकंड इज, आप सी दिस एग्जामिनेशन हैज अ ह्यूज सिलेबस, इसमें बहुत सिलेबस है, इट टेक्स टाइम। सो वो टाइम हमें देना पड़ेगा। सो अगर मान लीजिए आप दिन में 8 घंटे पढ़ पाते हैं, तो शायद आप एक साल में ही पूरा कंप्लीट कर पाए। अगर दिन में आप खाली 2 घंटे निकाल पाते हैं या 3 घंटे निकाल पाते हैं, हो सकता है आपको 2 साल तक प्रिपरेशन करनी पड़े। बट दैट शुड बी एब्सोल्युटली फाइन। इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ इसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखना है। ओके, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर essay? Okay, this is again a very very important part. I somehow forgot to talk about it, but essay बहुत ही important चीज है यूपीएससी एग्जाम के लिए। So I would share some things about essay. अगर आप यूपीएससी का जो essay का पेपर देखेंगे, यूपीएससी essay पेपर में हमें 2 essays लिखने होते हैं। पहले एक ही essay लिखना होता था जो लंबा 2-3 हजार वर्ड का लिखना होता था। अब हमें 2 essay लिखने होते हैं जो लगभग 1500 का मैक्स लिमिट होता है। तो 1000 से 1500 के बीच में वर्ड लिमिट होता है, उसमें हमें लिखना होता है। 2 essays लिखने होते हैं हमारे पास। हर essay के लिए 5 ऑप्शन होते हैं। 5 टॉपिक्स में से हमें एक टॉपिक चूज करके लिखना होता है। सो essay लिखने के लिए आई विल शेयर फ्यू टिप्स विथ यू। नंबर वन इज, ऐसे लिखने में सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला चैलेंज होता है, वो होता है कौन से टॉपिक पे मैं लिखूं। अगर 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक्स पे मैं कौन से टॉपिक पे मैं लिखूं। माय सजेशन वुड बी, आप उस टॉपिक पे ऐसे लिखें जिस टॉपिक को आप सबसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मान लीजिए 3-4 टॉपिक हैं, तो उन 3-4 टॉपिक्स में से कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन टॉपिक में वर्डिंग ऐसी है, उसमें कोई ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द यूज किया गया है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें किस एंगल से, किस दिशा से क्वेश्चन, ये टॉपिक पूछा गया है। उस टॉपिक को नहीं लिखना है। इसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा टॉपिक है जिसमें बिल्कुल आप एब्सोल्युटली क्लियर हैं कि टॉपिक आप बिल्कुल परफेक्ट समझ पाते हैं, लेकिन हो सकता है नॉलेज उसके बारे में हल्की सी कम है, बट यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, क्योंकि उसमें जो लिखोगे आप, देयर वुड बी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी, देयर वुड बी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो वही होगा जो एग्जामिनर आपसे चाह रहा हो। इसके कंपैरिजन में अगर वो टॉपिक आपने चूज किया जिसमें आपकी टॉपिक में ही क्लैरिटी नहीं है, इसमें हो सकता है आपको पहुंचना होगा मुंबई और लिखते लिखते आप कोलकाता पहुंच जाए, उस केस में एग्जामिनर विल बी एब्सोल्युटली रूथलेस, वो बहुत कम नंबर देगा। राइट। Now, first part, so you have decided which topic to choose on, which topic to write on. वो topic जिसपे नंबर 1 जिसको आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाते हैं और जिस टॉपिक के पास आपके पास डिसेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस टॉपिक को आपने चूज किया। फिर आपको एक और काम करना है, जो आपका आंसर शीट होता है, उस आंसर शीट के लास्ट पेपर में आप एक ऐसे का आउटलाइन बनाएं। बाय ऐसे का आउटलाइन में मतलब आप सबसे पहले उसमें रफ ऊपर लिख के आप लिख दें इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बुलेट पॉइंट्स में आप लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। फिर मेन बॉडी, सो मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है वो चीजें आप लिख सकते हैं। कौन कौन सा पॉइंट आप टच करेंगे, कम से कम 15-20 मिनट हमें ये आउटलाइन ऐसे का फिर प्रिपेयर करना है। वहां पे हमारे पास 1.5 घंटा है ऐसे लिखने के लिए, 1200-1300 वर्ड के लिए। उस 1.5 घंटे में से सबसे पहले हम अपने जो 20 मिनट है, एटलीस्ट 20 मिनट, वो 20 मिनट हम लोग इस ऐसे का आउटलाइन तैयार करने में शुरू लिखें कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, फिर बॉडी में क्या लिखूंगा, फिर मेरा कंक्लूजन जो रहेगा, कंक्लूजन में क्या होगा। आई थिंक बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल राइटिंग ऑफ ऐसे, इससे पहले कि जब आप ऐसे एक्चुअली लिखना शुरू करें, उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप कंक्लूड कैसे करेंगे ऐसे, वो आपके दिमाग में हो, वो आपके इसमें होना चाहिए। जब आपने एक बार आउटलाइन बनाया, फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करें। फिर हाउ इट विल हेल्प इज, क्योंकि ऐसे में आप
1200-1500 वर्ड लिखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होता है हम लिखते लिखते बहुत डिविएट हो जाते हैं, हम लिखते लिखते हमारा फोकस हट जाता है, हम लोग जो टॉपिक था टॉपिक के साथ बंधे नहीं रह पाते। लेकिन अगर हमने पहले ही आउटलाइन ड्रॉ किया होता है तो हमने अपनी बाउंड्री कन्फाइन की होती है कि मुझे क्या लिखना है, हमने अपने जो पैराग्राफ्स निर्धारित किए होते हैं, हमने अपने जो सब टॉपिक्स हैं वो निर्धारित किए होते हैं, तो उसके बाद वो आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ जब हम ऐसे की बात करते हैं, ऐसे इज अ वेरी फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग। अगर हम लॉन्ग आंसर लिखते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास लॉन्ग आंसर होगा सेम 1000 वर्ड का और एक ऐसे होगा 1000 वर्ड का, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू। हम एक नॉर्मल क्वेश्चन में वी कैन यूज फिगर्स, हम लोग पॉइंट्स में लिख सकते हैं, हम लोग डायग्राम्स बना सकते हैं, हम लोग बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे में हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। वी डोंट राइट इन पॉइंट्स, we don't make diagrams and flow charts. What we do is we start with हम लोग एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद बॉडी लिखते हैं, बॉडी में भी we make paragraphs। हर पेज के अगर ऑन एन एवरेज आप 3 पैराग्राफ्स में उसको बांटते हैं, हर पैराग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। तो इंट्रोडक्शन में कई बार ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम इंट्रोडक्शन एक एस्से का कैसे लिखें। सो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं किसी भी एक एस्से का। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है से एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हाउएवर इंडिया नीड्स टू मूव बियॉन्ड एग्रीकल्चर। ये टॉपिक है कि एग्रीकल्चर इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में के हिसाब से बैकबोन है, मगर द टाइम हैज कम दैट इंडिया शुड मूव बियॉन्ड एग्रीकल्चर, फुल स्टॉप, इफ दिस इज द टॉपिक। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि इस टॉपिक पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये टॉपिक हमसे क्या पूछता है। ये टॉपिक हमें 2 एस्पेक्ट्स पे बता रहा है। सबसे पहले ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर हमारी एम्प्लॉयमेंट का एक बैकबोन है, इसका मतलब मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, विच इज ट्रू। बट सेकेंड पार्ट सेज बट इट इज टाइम दैट इंडिया मूव बियॉन्ड एग्रीकल्चर, कि हम एग्रीकल्चर को से आगे बढ़ जाएं, दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाएं, फॉर एग्जाम्पल। ये टॉपिक है। तो जब सबसे पहले हम लोग सोचेंगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में यू अग्री विद द फैक्ट देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस, 2 ओपिनियन, 2 लाइन ऑफ थॉट इस ऐसे के लिए हो सकती है। कोई आर्ग्यू कर सकता है कि हाँ ये बात सही है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बैकबोन है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। एग्रीकल्चर में अब उतना कैपेसिटी नहीं रही है, इतनी ग्रोथ उतनी नहीं है कि हमें हमारे आगे भी हमारे एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन कर पाए, इसलिए हमें एग्रीकल्चर से आगे बढ़ना चाहिए। somebody can take this line of thinking कि आप that I don't agree with you. Somebody can say yes, agriculture is the backbone of our employment, we need to strengthen agriculture rather than move beyond it. कोई ये आर्ग्यू कर सकता है कि हम एग्रीकल्चर है, ये हम अभी भी almost 50% of our population gets employment from agriculture, so we should not move to other sector, we should instead strengthen this sector, increase to ensure that this sector grows, इसको ज्यादा remunerative बनाए ताकि ये ओवरऑल जो लाइफ स्टैंडर्ड हमारी पॉपुलेशन की बढ़ाए। सो कोई सा भी जो भी आप इसमें से चूज करते हैं, whichever side, whichever line of thinking, line of argument you choose, then उसके हिसाब से आप अपना आउटलाइन बनाएं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते, इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन में आप इस चीज से अग्री कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल गुड इंट्रोडक्शन कैन बी दैट इट्स इंडीड ट्रू दैट एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, backbone of employment in our economy, given the fact that almost say 48% of our population is directly dependent on agriculture for its employment. Given in a country which is so much with such a huge rural population, agriculture is an extreme essential. However, in the past so many years, we have seen that agricultural growth has been minimal. Rural and farmers' distress has been very high. Disguised employment is very high. So it is time that India moves on to other sectors like manufacturing or services where the more high quality jobs can be created. So introduction, this can be. Then जब आप body लिखते हैं, body में एक portion आप जो है agriculture
हाउ इट इज अ बैकबोन, और एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन को डिस्कस कर सकते हैं, उस एरियाज को टच कर सकते हैं। दूसरे पोर्शन में कौन से दूसरे सेक्टर्स में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर जो ऐसे ये हो सकता है कि दूसरे कौन सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, व्हाट कैन वी डू, क्या हम स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, क्या हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, उसमें हम चाइना की इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल इतना जो बूम है उसका डिस्कशन कर सकते हैं, हम ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात कर सकते हैं। सिमिलरली हम थोड़ा सा सर्विसेज सेक्टर में अपने देश की भी बात कर सकते हैं और कुछ और कंट्रीज का डिस्कशन कर सकते हैं कि उनमें कितना और कैसे किया जा सकता है। इफ वी वांट टू मूव बियॉन्ड एग्रीकल्चर, हाउ डू वी डू दैट, सो यू कैन मेक दैट डिस्कशन। एंड जो कंक्लूजन रहेगा, वो कंक्लूजन विल आल्सो बी समथिंग विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट यू हैव रिटन इन द बॉडी, जो अपने बॉडी में लिखा है उस पे उसी के हिसाब से आप अपना कंक्लूजन भी कर सकते हैं। दैट कैन बी अ वेरी गुड वे टू राइट एन एसे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन ये भी हो सकता है कि अगर हम अपने एसे का निचोड़, अपने एसे में जो लाइन ऑफ थिंकिंग, जो चीजें मैं आर्ग्यू करना चाहता हूँ, उसका एक सम एंड सब्सटेंस कैन आल्सो बी गुड इंट्रोडक्शन। उससे एग्जामिनर को पता चल सकता है आगे एसे में क्या है। ओके, सो दैट वाज अबाउट एसे। लेट्स मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। क्या कोचिंग जरूरी है सर? कोचिंग जरूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा जो सबस्टेंशिएशन मैं ये दे सकता हूँ, जब हम सिलेक्शन के बाद एकेडमी जाते हैं, एकेडमी में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50% बच्चे, या कई बार 50% से ज्यादा भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, दे आर द वंस जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया होता है। So this is a simple fact that coaching is not absolutely necessary. Without coaching also preparation किया जा सकता है। बट यहाँ पे कुछ चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां क्या क्या फायदे आपके हो सकते हैं कोचिंग से। कोचिंग में सबसे पहला एक जो फायदा होता है वो है कि कोचिंग में दे गो थ्रू एंटायर सिलेबस। वो आपको सिलेबस की सभी चीजें पढ़ाते हैं। सो यू कैन ट्रैक डाउन द सिलेबस। आप कोई चीज मिस नहीं करते हैं। अगर आप रेगुलरली क्लास जाते हैं तो आप कोई चीज मिस नहीं करते हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड होता है कोचिंग में दे ऑल्सो प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल। सो आपके पास बना बनाया स्टडी मटेरियल होता है, सो यू कैन डू दैट। थर्ड, आपके पास कोचिंग में एज अ टीचर यू कैन सी गाइडेंस फ्रॉम हिम। आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, यू कैन डू दैट। बट ये तीनों चीजें, नंबर वन कि जो सिलेबस को लॉजिकली वो पढ़ाते हैं या कंप्लीट कराते हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड, स्टडी मटेरियल। नंबर थर्ड, सम गाइडेंस। कैन देयर बी एन ऑल्टरनेटिव टू ऑल दीज थ्री थिंग्स? आई थिंक यस। अगर हम खुद ही एग्जाम सिलेबस उठा के सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, डिसिप्लिन के साथ पढ़ें तो द फर्स्ट थिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ। यू कैन डू दैट ऑन योर ओन। नंबर टू, स्टडी मटेरियल। आजकल मार्केट में हर किसी चीज का, हर किसी इंस्टीट्यूट का, हर किसी जगह का मटेरियल अवेलेबल होता है मार्केट में। आई थिंक जो स्टडी मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तीसरा होता है जो किसी से गाइडेंस लेनी है, वो गाइडेंस के लिए भी मेरे ख्याल से अभी जहां भी आप हो, अभी विल बी इन टच विद समबडी जो सिलेक्ट हुआ है या जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन की है, कोई मेंस लिख रहा है, आपसे एक आधा साल पहले किया हुआ है, आप उसके भी टच में रह सकते हैं। ही कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट, ही कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। सो आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज है जो कोचिंग में प्रोवाइड होती है विच वन कैन नॉट मैनेज ऑन योर ओन, जो हम खुद भी बिना कोचिंग जाए मैनेज नहीं कर सकते। सो माय सजेशन वुड बी, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है और जा सकते हैं आप, यू कैन डू दैट। अगर आप बस इसके साथ साथ अगर आप नहीं जा सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। यू कैन इजीली गो एंड ज्वाइन दी कोचिंग क्लास, यू कैन इजीली स्टार्ट प्रिपरेशन ऑन योर ओन, और बहुत अच्छे से आप खुद ही सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। हियर आई वुड जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, स्टिल आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ज्वाइन ए टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की, एक टेस्ट सीरीज मेन एग्जाम की, वो आप लिखें तो बहुत हेल्प रहेगा उससे। इट्स नॉट दैट मच ऑफ एन एक्सपेंस। ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, छोटे छोटे टाउन्स में भी आजकल अवेलेबल रहता है। तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको
एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। आप एग्जाम एनवायरनमेंट अपने आप को डाल सकते हैं। आपने आपकी जब आप टेस्ट लिखते हैं उसका आपका रिजल्ट मिलता है, आप वो टेस्ट पेपर देखते हैं कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी जगहों पे अभी भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, कौन कौन सी जगहों पे अभी भी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो एक अच्छा सा फीडबैक मिलता है उससे, और उसको आप एक अपना एक सीडी की तरह लैडर बना के यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग यूजिंग ए टेस्ट सीरीज। सो एब्सोल्युटली एसेंशियल, डोंट वरी ऑन दैट। somebody has written, how do we write good answers for the main examination? ओके, सो मेन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा आंसर लिखने के लिए 2-3 टिप्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। नंबर 1, एज आई से कि प्रैक्टिस के बिना आप बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जब आप पहले आंसर सबसे पहला आंसर लिखेंगे, शायद में किसी भी मेन सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे, हो सकता है आप एकदम बिल्कुल ही बकवास आंसर लिखें, बट दैट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। उससे हमको इम्प्रूव करना है आगे आगे जाके। तो सबसे पहले आंसर अच्छा लिखने के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी करना है। नंबर 2 इज आंसर। जब भी हमारे पास मेन का कोई भी सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए 1-2 बार उसको पढ़ लें। कई बार हम लोग गलती करते हैं कि आंसर बिना अच्छे से, क्वेश्चन बिना अच्छे से पढ़े हम लोग आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि जब जो हमने लिखा वो तो पूछा नहीं था, इन्होंने कुछ और पूछा था। Then next what I used to do is I would break a question into 2-3 parts। एक क्वेश्चन जो मिलता था, उस क्वेश्चन में कोशिश करता था इसको 2-3 पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करूं, फिर उन पार्ट्स को मैं इंडिविजुअली टैकल करता था, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने अभी एस्से के बारे में डिस्कस किया कि अगर एस्से था कि एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इट इज टाइम इंडिया मूव्स बियॉन्ड एग्रीकल्चर। यानी अगर एग्रीकल्चर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एक बैकबोन है, मगर वक्त आ गया है कि हमारा देश एग्रीकल्चर से आगे बढ़ जाए, किसी दूसरे सेक्टर की तरफ ओरिएंट हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता। सबसे पहले, व्हाई इज एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो उसमें आप कुछ फैक्ट्स डाल सकते हैं इसके बारे में, हमारी रूरल इकोनॉमी के बारे में लिख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे या जो हमारे पास दूसरे सर्वेज रहते हैं उसका डेटा कुछ यूज कर सकते हैं, राइट। तीसरा, बट व्हाई शुड वी मूव, सेकेंड पार्ट इन द क्वेश्चन वुड बी व्हाई शुड वी मूव बियॉन्ड एग्रीकल्चर। अब हमें एग्रीकल्चर से आगे बढ़ने की जरूरत क्यों है? नंबर 1, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो की बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कितना जो है लेस रिन्यूमरेटिव इट हैज बिकम। एग्रीकल्चर में कितनी हमारी लैंड होल्डिंग्स का जो बड़ा इशू है, हमारे पास बहुत छोटी लैंड होल्डिंग्स है जिसकी वजह से मैकेनाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जितने भी हमारे जो भी इश्यूज है एग्रीकल्चर में, वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं आप। थर्ड पोर्शन में, नाउ विच सेक्टर्स टू मूव टुवर्ड्स, कौन सी जगह, कौन से सेक्टर्स की तरफ हम मुड़ सकते हैं। तो उसमें आप लिख सकते हो एक सेक्टर हमारा जो है सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हैं उसमें, कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग को एक मेजर ड्राइवर बना सकते हैं। थर्ड कैन बी सर्विसेज। सर्विसेज अभी भी हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, दो एम्प्लॉयमेंट में उतना सिमिलर करस्पॉन्डिंग उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सर्विसेज में को भी और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। So these can be 3 parts. Number 1, agriculture क्यों important है. Number 2, why is there the need to move beyond agriculture. Number 3 part would be now how do we move towards other sectors. So ये तीन जो है 3 पार्ट्स में आप आंसर को डिवाइड कर सकते हैं और पॉइंट्स में यू कैन राइट डाउन योर आंसर। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के सामने जो वो एक्सपेक्ट करता है वो सब चीजें हैं। एंड सो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल इसमें मार्क्स रह सकते हैं, he will give those maximum possible marks to you. Okay, so ये चीज करना है। so आंसर राइटिंग में ये चीजें 2-3 चीजें हमें फोकस करनी है। नंबर 1, हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। नंबर 2, क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करनी है सब पार्ट्स में, फिर इंडिविजुअल पार्ट्स का आंसर इलॉबरेट करें पॉइंट्स में। ओके, देन वन पार्ट वुड बी
इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मिनिमल बनाए। जनरल स्टडीज में जनरली इंट्रोडक्शन वगैरह में इसको जो कॉन्टेक्स्ट दे दे, जो एग्जामिनर को कॉन्टेक्स्ट दे दे किसी क्वेश्चन का, वो इंट्रोडक्शन में लिखे। बहुत ज्यादा वो लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज नॉर्मली, जो हमें आंसर इंट्रोडक्शन से नहीं मिलते हैं, आंसर हमें उससे मिलता है जो हमने बॉडी में लिखा है। ओके, इंटरव्यू स्ट्रैटेजी, somebody is asking what should be the interview strategy. Okay, सबसे पहले अभी आप अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फोकस इस समय प्रिलिम्स और मेंस पे दे देना चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू आएगा आपके लिए, एक तो आपने तब तक बहुत पढ़ाई भी की होगी, आपका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग हो गया होगा, और इसी के साथ साथ मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बीच में आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलता है जिसमें आप एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू पे फोकस कर सकते हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या प्रीलिम्स के लिए लिख रहे हैं, योर फोकस शुड बी एंटायरली ऑन प्री एंड मेंस। यू डोंट, है ना, अपने आप को अभी इंटरव्यू की उस जमेले में नहीं डालें। जब इंटरव्यू का स्टेज आ जाएगा, यू विल हैव एम्पल टाइम टू डू दैट। ओके, नाउ दोज जो मेंस लिख रहे हैं या जिनका इंटरव्यू वगैरह पॉसिबली होगा, इंटरव्यू के लिए 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, इंटरव्यू जो के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन होता है हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जब हम प्री के बाद, प्रिलिमिनरी एग्जाम में सिलेक्ट होने के बाद मेंस एग्जाम के लिए हमें एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म को बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, DAF। उस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग हमारे बायोडेटा रिलेटेड, हमारे जो है इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हमारा जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो सब चीजें उसमें लिखी होती है। हमने कहाँ किस स्कूल में पढ़ाई की, हम कहाँ से हैं, हमारे पिताजी क्या करते हैं, हम कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से राज्य से हैं, वो सब बायोडेटा हमारा उसमें होता है। हमारी हॉबीज क्या है, उस DAF में होता है। जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो उस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपीज उस टाइम पे हमारे सामने जो इंटरव्यू पैनल होता है उसके हर किसी के पास एक एक कॉपी होती है। तो उस कॉपी से वो हमारे कई बार जो है हॉबीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी का हॉबी से रीडिंग बुक्स है तो उसके बारे में बुक रीडिंग के बारे में पूछते हैं। किसी फेवरेट ऑथर के बारे में पूछ सकते हैं। कौन सी नई रिसेंटली बुक आपने पढ़ी है उसके बारे में पूछा जाता है। किसी का अगर मान लीजिए हॉबी था, कोई पर्टिकुलर गेम खेलते हैं या उसके बारे में रुचि रखते हैं, तो उस पर्टिकुलर गेम के बारे में उनसे कई बार पूछते हैं। तो हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मुझसे जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैंने जो है, मैं अनंतनाग से हूँ, एप्पल कल्टीवेशन के बारे में डैफ में कहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने एप्पल के बारे में बहुत कुछ पूछा, एप्पल की वैरायटीज के बारे में बहुत कुछ पूछा। एप्पल का जो एक सीजन होता है, कैसे सीजन रहता है, उसके बारे में पूछा गया। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा फेमस है, पश्मीना के बारे में पूछा गया कि हम जेन्युइन पश्मीना को फेक पश्मीना से कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाए। तो जो बायोडेटा हमारा होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, उसके बारे में डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो इंटरव्यू में बहुत ही हॉट एरिया रहता है, दैट इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में खूब पूछा जाता है। मान लीजिए उन दिनों जब हम लोग लिख रहे, तो GST वाज क्वाइट इन द न्यूज, तो GST के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। उन दिनों सीरिया में क्राइसिस वाज एट इट्स पीक, तो सीरियन क्राइसिस के बारे में पूछा गया। इनफैक्ट जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, उस दिन, उससे पिछले वाले दिन, जस्ट अ डे बिफोर, रशिया हैड सेंट इट्स फाइटर जेट इन सीरिया में। तो दे आस्क्ड मी, उन्होंने न्यूज़पेपर पिछले दिन का पढ़ा होगा, उन्होंने कहा व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ रशिया इन द सीरियन क्राइसिस। तो यस, एक दिन पहले ही न्यूज में था। सो करंट अफेयर्स अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे। दूसरा होता है जब हम ऑफ योर इंटरव्यू, सो इंटरव्यू में हमें जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसके लिए आप, आजकल मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है, मिरर हमारे घर में रहता है, तो मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करें कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें। क्या पूछा जा सकता है मुझसे? ओके, अगर मुझसे पूछा गया कि आपकी हॉबी है हॉर्स राइडिंग, तो अगर मुझसे पूछा गया व्हाट हैव यू लर्न्ड एज अ पर्सन फ्रॉम हॉर्स राइडिंग ने आपको क्या सिखाया है लाइफ में, तो आप क्या बताओगे?
तो वो चीज इसी तरह से जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं इनको आप लिस्ट डाउन करें, फिर इनके आंसर्स अपने खुद ही प्रिपेयर करें और अपने किसी जो मिरर है या अपने मोबाइल फोन के सामने खुद ही उनका जवाब प्रैक्टिस करते हैं. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके सर, हाउ टू रीड सेकंड ARC रिपोर्ट. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट्स थोड़ी सी दे आर लिटिल ओल्ड नाउ, बट उसमें बहुत देयर आर काफी सारी वॉल्यूम्स हैं, उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेरे ख्याल से व्हाट यू कैन डू इज आप किसी किसी जो है जैसे इथिक्स इन गवर्नेंस एक है, इथिक्स इन गवर्नेंस स्मॉलर रिपोर्ट, उसमें जो समरी पेज है आप समरी पेज पढ़ सकते हैं. ARC एंड ऑल अदर रिपोर्ट्स दे आर सब्जेक्ट टू योर टाइम अवेलेबिलिटी. ऐसा नहीं है कि वो पढ़नी ही पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है. मेरे ख्याल से अगर आपके पास टाइम है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, देन यू कैन गो थ्रू इनकी समरीज आप देख सकते हैं. बट ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपने अभी लक्ष्मीकांत कंप्लीट नहीं की, आप ARC पे पढ़ने लग गए. दैट वुड बी ऑफ नो यूज. ओके. और दूसरा, जब भी आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ें, अगर आप कोई भी रिपोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़े, तो उस डॉक्यूमेंट में जो आपने पढ़ा है उसके छोटे छोटे नोट्स, 3-4 पेज के नोट्स बनाए. देन लीव दैट रिपोर्ट, उसको आप वापस दोबारा नहीं पढ़े. जस्ट रीड. ओके, जस्ट मेक नोट्स 2-3 पेज पे किसी भी रिपोर्ट से और कीप दैट विथ यू. जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी यू कैन डू दैट. ओके. Okay, this can we change our medium in interview English to Hindi? I wanted to answer this question. I had actually noted this language question also. लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे आप में से भी अभी काफी सारे लिख रहे हैं. जब भी कोई मैं मान लीजिए कोई इंग्लिश में स्विच करता हूँ, काफी सारे लोगों को देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम इन दैट. तो इनफैक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी खूब सारे क्वेश्चन इस बारे में पूछे जाते हैं कि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में लिखें. सो सबसे पहले लैंग्वेज, इसमें ये बायस अपने समहाउ हो गया है, ये मिथ भी क्रिएट हुआ है कि शायद इंग्लिश में ज्यादा सिलेक्शन होता है, हिंदी में कम सिलेक्शन होता है. इस चीज को बिल्कुल ही, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसे इफेक्ट नहीं होना है. आप जिस लैंग्वेज में सबसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिस लैंग्वेज में सबसे अच्छे से आप आंसर लिख पाते हैं, उस लैंग्वेज को चूज करना है मेंस के लिए. अगर आप हिंदी में बहुत बेहतरीन और अच्छे आंसर लिख पाते हैं तो आप हिंदी में लिख लें. अगर आप इंग्लिश में अच्छा आंसर लिख पाते हैं तो आप इंग्लिश में लिख लें. अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में अगर आप जिस लैंग्वेज में अच्छे से आप आंसर लिख पाते हैं उसी लैंग्वेज को यूज करें. अगर आपने मान लीजिए हिंदी में अच्छा लिखते हैं, आप इंग्लिश ले लेंगे, आपने बहुत अच्छा पढ़ा भी होगा लेकिन आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे. दैट वुड बी वेस्ट. इसलिए वो वैसा नहीं करना है. फिर इंटरव्यू के लिए भी ऑप्शन मिलता है. इंटरव्यू भी आप अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, जो हमारी 22 लैंग्वेज, उनमें से भी लैंग्वेज चूज करके दे सकते हैं. आप हिंदी में दे सकते हैं, आप इंग्लिश में दे सकते हैं, आप वो भी आप चूज कर सकते हैं. तो इंटरव्यू और मेन के लिए मेरी सबसे आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज के मामले में अपने आप को बहुत स्ट्रेस आउट नहीं करें. अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ और परेशान इस चीज को दिमाग में नहीं बिठाएं. आपको जो लैंग्वेज में सबसे इजी लगता है, जो लैंग्वेज में सबसे अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो लैंग्वेज में आप सबसे अच्छे से लिख पाते हैं, उसी लैंग्वेज को आप चूज करें. अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और आप हिंदी अच्छी लिखते हैं तो आप हिंदी में ही लिखें. आप हिंदी में ही लिखें, आप बिल्कुल बेझिझक होके लिखें. हमारे पास भी काफी सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, निशांत जैन हमारे काडर में ही है. ही गॉट 13 रैंक हिंदी माध्यम से लिखा और बहुत बेहतरीन हिंदी में लिखते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी कि हिंदी माध्यम से भी बहुत अच्छी रैंक लाई आ जाती है, बहुत अच्छा किया भी जा सकता है. तो आप उसी लैंग्वेज में लिख लें. किसी क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मीकांत प्रेफर करें या डीडी बासु. आई थिंक लक्ष्मीकांत एनी टाइम. डीडी बासु इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू रीड, थोड़ा सा इट्स अ लिटिल एकेडमिकली ओरिएंटेड बुक थोड़ा सा. बट लक्ष्मीकांत हमारे एग्जाम के हिसाब से स्पेशली प्री में जितनी हमें जरूरत होती है, लक्ष्मीकांत सफाइसेस एज फार एज इंडियन पॉलिटी इज कंसर्न. लक्ष्मीकांत के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पीएम बख्शी की छोटी बेयर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है. I have it here also. No, पीएम बख्शी की एक छोटी सी बुक आती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेयर प्रोविजंस हैं.
और नीचे उसमें फुटनोट्स रहते हैं। फुटनोट्स में कोई इंपॉर्टेंट अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसका हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। इसको आप लक्ष्मीकांत के साथ साथ पढ़ें, इट विल बी वेरी यूजफुल। जैसे लक्ष्मीकांत में आर्टिकल्स वर्बेटम वैसे नहीं दिए होते हैं, तो जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं लक्ष्मी जो है एक बार आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ा, फिर एक बार पीएम बख्शी खोल ली, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक एक करके थोड़ा सा अच्छे से देखा, अच्छे से एनालाइज किया, अच्छा ये है। तो एक्चुअल जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। तो दिस जीडी बासु मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं। आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं लेके आया था, बट आई डिड नॉट फाइंड इट दैट यूजफुल। ओके ओके ओके। बुक्स प्रीलिम्स के लिए जो स्टैंडर्ड मैंने आपको कुछ कुछ बुक लिस्ट बताया है, तो आई वुड जस्ट रिपीट इट अगेन जो बुक्स मुझे यूजफुल लगी थी। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के लिए आप 8th to 12th एनसीईआरटी वो आप पढ़ें। प्लस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और पीएम बख्शी, बेयर, कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ें, फिर फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्रा की जो बुक है वो आप पढ़ लें। फिर हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का टॉपिक है, मेंस का एरिया, उसके लिए आप नॉर्मल लॉ पढ़ सकते हैं, और जो आपका एनसीईआरटी है दैट शुड सफाइस। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पोर्शन के लिए आप अगेन बिपिन चंद्रा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हैं, या रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी, वो सब गुड। Geography के लिए NCERT is absolute must. They cover most of the stuff, and so NCERT plus read this GC Leong Physical Geography. छोटी सी बुक है, बड़ी इजी सी पढ़ने में, you can read that for GC Leong जो है Physical Geography plus NCERT 8th-12th। और एटलस लाना ना भूलें, जब भी आप पढ़ाई शुरू करें तो एटलस तो सबसे पहले खरीदें। आप मैप्स के साथ अपने आप को फेमिलराइज करें। ऑक्सफोर्ड एटलस बहुत अच्छा है। तो जब आप मान लीजिए आपने जो है ओशन करंट्स का टॉपिक पढ़ा ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से, फिर आप अपनी जो है एटलस की बुक खरीदी, बुक खोली, उसमें ओशन करंट्स वाला टॉपिक देखा कि अच्छा कौन कौन सी ओशन करंट्स हैं, उनके रफ मैप बनाने की कोशिश करें, और अपने दिमाग में एटलस जब आप देखते हैं, मैप देखते हैं, तो चीजें आपकी इजीली आपके दिमाग में बैठ जाती है। इकोनॉमिक्स के लिए अगेन एनसीईआरटी 11th-12th प्लस मैंने रमेश सिंह की पढ़ी थी, या अगर आप कोई रमेश सिंह या कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले लें इकोनॉमिक्स के, दे विल सफाइस। बट इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर करंट अफेयर्स बेस्ड, तो आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वो चीज कवर करेगा। आर्ट एंड कल्चर, आई टोल्ड यू नितिन सिंघानिया बुक इज रियली गुड, यू कैन सप्लीमेंट इट विथ थोड़ा सा एनसीईआरटी जो है इंडियन आर्ट करके एक एनसीईआरटी बुक है, उससे पढ़ सकते हैं कुछ चीजें। इसी तरह से जो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें से भी काफी सारा आर्ट एंड कल्चर का दिया होता है डिस्क्रिप्शन, वो चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पहले बड़ी दिक्कत होती थी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, कोई पर्टिकुलर एक अच्छी बुक नहीं थी, बट दिस शंकर आईएएस बुक इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। मेरे ख्याल से एनवायरमेंट के लिए आप ये बुक पढ़ें, प्लस वट एवर इज इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, दैट वुड सफाइस। सोशल इश्यूज, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, सोशल इश्यूज के लिए कौन सी बुक पढ़ें? देयर इज वन बुक बाय राम आहूजा, आई वुड सजेस्ट, आई रिकमेंड दिस बुक स्ट्रांगली। राम आहूजा की किताब है द सोशल इश्यूज इन इंडिया बाय राम आहूजा। इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। तो इसको आप पढ़ें, इससे आपका सोशल इश्यूज का पोर्शन हमारे पेपर में है जीएस के, वो भी कवर कर पाएंगे। सोशल जस्टिस का पोर्शन जो पेपर 2 में है वो भी कर पाएंगे। हमारा जो इथिक्स का पेपर है इसमें, उसमें भी बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से एसेज के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये। यू शुड डेफिनेटली बाय दिस बुक, सोशल इश्यूज ऑफ इंडिया बाय राम आहूजा, ग्रीन कलर बुक, अपडेटेड। इन्होंने कई सारे रिपोर्ट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीआरबी डेटा है, जो हमारी सर्वेज रहती हैं, खूब सारी सर्वेज, उन सब का जो है दे हैव आल्सो गिवन दिस डेटा इन इट। साइंस एंड टेक के लिए एक ल्यूसेंट की एक छोटी सी बुक आती है साइंस एंड टेक की, यू कैन बाय दैट शुड सफाइस। तीसरा एक और पार्ट है प्रीलिम्स में हमारा, जो पेपर 2 होता है सीसैट का भी काफी सारे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत लगता है, स्पेशली जो है हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट इतना डिफिकल्ट एक्चुअली नहीं है।
10th स्टैंडर्ड टाइप का पेपर होता है। तो सी सैट के लिए यू शुड एक टाटा मैग्रा हिल की सी सैट जो पेपर 2 की बुक आती है, एक मोटी सी बुक आती है, उसमें हर टॉपिक में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया होता है और लास्ट में खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होती हैं। आई थिंक आप ये किताब खरीद सकते हैं और इसमें जितना ज्यादा ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें। जो पुराने पेपर हैं अभी पिछले 4-5 साल से जो सी सैट के पेपर्स हैं, इन सी सैट के पेपर्स को जितना ज्यादा आप सॉल्व करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्राई टू सॉल्व इट एज मच एज पॉसिबल। सो सी सैट के लिए जस्ट बाय दिस वन बुक प्रैक्टिस, इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्लस जो पिछले 4-5 साल के पेपर है इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। Budget, I already spoke about budget. I think you can later on go back to that portion in video. So I'll just quickly go through some of your questions, and if I skip something. Diabetes candidates are fit according to medical test. Yes, you can. The diabetes is lifestyle disease, but there is no particular bar कि like किसी को है, आप आराम से लिख सकते हैं. Don't worry, don't worry. बुक्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. मैंने इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक छोटी सी बुक आती है टाटा मैग्रा हिल की, इंटरनल सिक्योरिटी. उसमें इट हैज एन एडिशनल चैप्टर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. दैट्स अ गुड बुक. आई थिंक यू कैन रीड दैट. ये मैक्सिमम चीजें उसकी कवर करेगा, राइट. प्लस सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में आता है दैट यू कैन रीड. फॉर इथिक्स, यस, इथिक्स अगेन. इथिक्स के लिए जो बहुत अच्छी बुक है, एक बाय सुब्बा राव एंड रॉय चौधरी, इथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की एक बुक है बाय सुब्बा राव एंड रॉय चौधरी. ये बुक बहुत अच्छी है, ये आप खरीद सकते हैं. इसमें खूब सारी केस स्टडीज भी दी गई है, खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं. यू कैन प्रैक्टिस दैट. इसके साथ साथ इथिक्स पेपर अगर आप देखें तो इथिक्स पेपर में एक पार्ट सब्जेक्टिव होता है, दूसरा पार्ट जो इसका पेपर होता है उस पेपर में हमारी केस स्टडीज होती हैं. तो केस स्टडीज बड़ा टिपिकल सा होता है, तो तब तक हम अच्छे से कर नहीं पाते जब तक हमने कई सारी केस स्टडीज खुद प्रैक्टिस नहीं किए हो. तो 100 केस स्टडीज, 50 केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिलेंगी, वैसे मार्केट में मिल जाती हैं. उन केस स्टडीज को ले आए, उनको इन एडवांस अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना एक स्ट्रैटेजी सा डेवलप करें कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें मैं क्या आंसर लिखूंगा, कौन कौन से नॉर्मल ऑप्शंस रहते हैं, इन ऑप्शंस में मैं क्या करूंगा. ओके. So you should go through those case studies. They'll be helpful. Okay. तीसरा, इथिक्स में एक और ये चीज है कि इथिक्स में हमें आंसर्स बहुत फिलोसफिकल नहीं रखने हैं. दे हैव टू बी थोड़ा एग्जाम्पल से सबस्टेंशिएट करना है. एग्जाम्पल जितने आप लिख पाएंगे उतना आंसर आपका बहुत अच्छा हो जाता है. इसी तरह से जितना जो है आप इसको रियलिस्टिक आंसर बनाए उतना आप अच्छा लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन था, व्हाट इज हैप्पीनेस. तो हम में से बहुत सारे लोगों ने लिखा कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हैप्पीनेस इज दिस, इपिक्यूरियन आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इज दिस. ओके, इंडियन से वेदांतिक साइड से हैप्पीनेस का ये मतलब हुआ, गांधीयन सेंस में ये मतलब हुआ. तो वी ऑल गॉट मार्क्स इन दैट. मेरा एक दोस्त है, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले. मैंने उससे पूछा आपने क्या लिखा था. उसने कहा आई रोट व्हेन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, माँ बाप को विश करता हूँ, मेरे लिए वो खुशी है. जब मैं ऑफिस जाता हूँ शाम को, मेरे ऑफिस के टेबल पे कोई भी फाइल पड़ी नहीं रहती है, कोई भी काम बचा नहीं होता है, दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी. सो इसको इसलिए एग्जाम्पल से और रियलिस्टिक आंसर लिखने हैं, एकदम हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं है. आई थिंक वी हैव टेकन अप most of these questions, and I'm also a little tired now. It has been almost 1.5 hours. और टाइम स्पैन फॉर करंट अफेयर्स, कि हम करंट अफेयर्स कितने ड्यूरेशन का पढ़ें. आई थिंक एटलीस्ट 8-9 महीने बिफोर यू आर फ्री यू शुड स्टार्ट. और बेस्ट थिंग वुड बी जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तभी से आप करंट अफेयर्स भी साथ साथ में पढ़ना शुरू करें. और जब तक आपका एग्जाम आ जाएगा तब तक आपने बहुत अच्छे से किया होगा, है ना. Spectrum, yes, I forgot Spectrum. Spectrum for modern history is again very good, very useful book. You can read it. Spectrum को आप रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं. Yes, Spectrum is again very useful book for modern history.
Yes, you can do that. I'm sorry I missed that. हाँ. टाइम टेबल बताओ सर. करण रेड्डी. ओके. टाइम टेबल मेरा ऐसा हुआ करता था. आई वुड गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग. आई 7 o'clock. सो टाइम टेबल की जब मैं बात कर रहा हूँ या फिर आई नीड टू से मेरी जो प्रिपरेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी. एक तो जब मैं कॉलेज में था, दूसरा जब कॉलेज के बाद व्हेन आई वाज डूइंग फुल फ्लेजेड स्टडी फॉर प्रिपरेशन. तो जो सेकंड पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, 7 o'clock से 9 o'clock आई वुड रीड न्यूज़पेपर, मेक माई नोट्स. 2 घंटे में न्यूज़पेपर पे दे देता था. So 9 o'clock I'll have some tea and with breakfast वगैरह. Then I would start reading till 12, 9 to almost 12, 1 o'clock. मैं जो GS का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ता था. फिर 12 to 1 I would take normally a break. फिर 2 बजे फिर से पढ़ाई शुरू कर दी. इसमें एक और सब्जेक्ट पढ़ा. फिर शाम के 5-6 बजे तक आई टेक अगेन अ ब्रेक. फिर शाम को 6-7 बजे से 8-9 बजे तक ऑप्शनल थोड़ा प्रिपेयर किया. तो हर दिन आई वुड नॉर्मली ट्राई टू कवर 3 सब्जेक्ट हर दिन. तो कोशिश ये करनी है कि जब आप कोई फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री उठाई, तो ऐसा नहीं करना है कि आप 5 पेज या 4 पेज पढ़ने के बाद ही दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच करना है. आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ के फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट का एक टॉपिक करें. तो टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएं. कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो हफ्ता 10 दिन खाली एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर अगले 10 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे. कुछ लोगों को सूट करता है, बट पर्सनली आई डिडंट फाइंड इट दैट यूजफुल. क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 20 दिन या 10 दिन हिस्ट्री पढ़ा, फिर 10 दिन में आपको गैप लग जाता है आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में, वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो पुराना भूल जाते हैं. तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बेटर रहता है अगर आप से ऑल्टरनेट, एक दिन आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े, दूसरे दिन 3 सब्जेक्ट, फिर तीसरे दिन पहले 3 सब्जेक्ट, एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाते हैं उस सेंस में आप. इसी के साथ साथ आप ये भी आदत बनाएं कि डेली, इनिशियली इट मे नॉट बी दैट आप इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो ही आप जैसे महीना हो गया प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए 2 महीने, तो आप डेली थोड़ा सा टाइम निकालें जिस टाइम पे आप आंसर्स प्रैक्टिस करें, जिस टाइम के आप प्री के क्वेश्चन सॉल्व करें, जिस टाइम के आप मेन के कुछ प्रैक्टिस ये करें. हाँ, महीने में हफ्ते में एक बार आप एक ऐसे लिख लें, सो दैट विल आल्सो बी वेरी यूजफुल. ओके सर. गवर्नेंस. ओके, गवर्नेंस थोड़ा सा डाइसी टॉपिक था. मैंने गवर्नेंस विजन आईएएस के कुछ नोट्स, उनके नोट्स से गवर्नेंस का पोर्शन किया था. देयर आर सम बुक्स फॉर गवर्नेंस, बट वो बहुत ज्यादा इलॉबरेट है, उनमें बहुत ज्यादा नहीं है. व्हाट आई हैड डन वाज, गवर्नेंस एक स्मॉल पोर्शन है पेपर 2 में, तो मैंने आई हैड रेड विजन आईएएस का गवर्नेंस का मटेरियल. आई हैड गॉट दैट मटेरियल फ्रॉम देयर. हाउ टू इंक्रीज आवर मेमोरी. ओके, हाउ डू यू डू दैट? बाय राइटिंग. अपने अगर आप पढ़ते हैं तो विच इज नेचुरल. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी डेफिनेटली फॉरगेट, हम लोग भूल जाते हैं. लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, यू विल रिमेम्बर इट. एकदम से वो ऐसा, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव, सम पीपल हैव एकदम वो फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार पढ़ा दिमाग में बैठ गया, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. सो हमारी कोशिश यही करनी है कि याद हो जाए. उसके लिए ये करना है, एक तो अंडरस्टैंडिंग करें, लॉजिकली चीजों को पढ़ें तो अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. दूसरा, जब आप पढ़ें उसको रिवाइज करें, और साथ में फिर ट्राई टू राइट डाउन. जब आप राइट डाउन करते हैं और इस एक्सरसाइज से रीडिंग, रिवाइजिंग एंड देन राइटिंग थिंग्स डाउन, आपको चीजें यू रिमेम्बर थिंग्स बेटर. Okay, I think we have taken a lot of questions. This was the first time. I'm sure there are a lot of glitches. There were a lot of issues. पहली बार कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे issues रहे. So what I'll do is next time हम लोग फिर से, आज मुझे पता चल गया कि कैसे अच्छे से करना है. Next time we'll do it in a better way, है ना? So if I may not have been able to answer many of the questions, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा है. So I am really sorry for that. Next time, inshallah, we'll definitely try to take up those questions. और इससे अच्छे तरीके से, more organized तरीके से, we'll try to do this. And in the end, मैं आप सबसे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं. आप जीवन में और जहाँ भी आगे आप जाएं, आप बहुत अच्छा करें, अपने लिए बहुत अच्छा करें, अपने देश के लिए बहुत अच्छा करें, माँ बाप के लिए बहुत अच्छा करें. और है ना, बस जाते जाते मेरे पिताजी मुझे बहुत एडवाइस हमेशा जिंदगी भर दी है उन्होंने, यही चीज कि अपने हाथ में कोशिश होती है तो हम लोग
कोशिश में कोई कमी नहीं रखें, बहुत कोशिश करें। जिंदगी में आगे कोई ये गिला नहीं हो कि मैंने कोशिश नहीं की, कि मैं थोड़ी और पढ़ लेता, थोड़ा और मेहनत कर लेता तो हो जाता। तो कोशिश करनी है, अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं हो जानी रहनी चाहिए। बाद में सिलेक्शन होता है तो अच्छा है, सिलेक्शन नहीं होता है तो और अच्छा। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का नहीं हो तो और अच्छा। वंडरफुल टाइम एंड इंशाल्लाह we'll meet again soon. Take care. Bye bye.